हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग में यूनिट नंबर 4 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 वाली वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर से देख लेना। क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आएंगी। ठीक है, तो पार्ट 1 देख लेना। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम बता देते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं 1 2 3 4 ये हमने डिस्कस किए थे यूनिट 4 पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे? क्योर एंड कैमेलियन क्लस्टरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रिड बेस्ड मेथड, स्टिंग और क्लिक डिस्कस करेंगे हम। डीबी स्कैन और ऑप्टिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्लस्टरिंग में डिस्कस किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मॉडल बेस्ड मेथड, जो भी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस होती हैं क्लस्टरिंग के अंदर, वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे। एसोसिएशन रूल्स देखेंगे और न्यूरल नेटवर्क अप्रोच क्या होती है क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, सो ये इतना पार्ट हम यूनिट 4 पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज क्योर एंड कैमेलियन क्लस्टरिंग। ओके, सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज क्योर? क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्योर का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। इट इज अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम डिजाइन टू हैंडल लार्ज डेटा सेट एंड क्लस्टर्स। सो बेसिकली ये एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है जिसको डिजाइन किया गया है लार्ज डेटा सेट्स या फिर क्लस्टर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, it addresses the limitation of the traditional hierarchical clustering methods to improve scalability and sensitivity to noise। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने जब हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे दो मेन जो एल्गोरिदम टाइप्स थे हमने वो पढ़े थे। एक था एग्लोमेरेटिव और एक था डिविसिव। ठीक है, दो ट्रेडिशनल हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमने वहाँ पे देखी थी। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि क्योर क्यों यूज होता है, तो क्योर इस इन दोनों के ऊपर, या यूं कहें कि ट्रेडिशनल जो भी हायरार्किकल क्लस्टरिंग मेथडोलॉजीज हैं इनसे भी ज़्यादा बेटर काम करता है। इनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको एड्रेस करता है, ताकि ओवरऑल स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और नॉइस से सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, हाउ क्योर वर्क्स? क्योर काम कैसे करता है? सबसे पहला स्टेप, डेटा सैम्पलिंग। A random sample of the data is selected to reduce the computation required for large data set। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल डेटा सेट का एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि जो भी कंप्यूटेशन लगनी है हमारे उस बड़े डेटा सेट को कंप्यूट करने के लिए, वो हमारे इस सैंपल से ही उतना काम हो जाएगा। तो अगर आप खुद सोचो, बड़े डेटा सेट को कंप्यूट करने में जितनी कंप्यूटेशन पावर लगेगी, उससे बहुत कम और बहुत मिनिमल कंप्यूटेशन पावर में हम उस बड़े डेटा सेट के एक रैंडम सैंपल को एक्सेस करके या कंप्यूट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा सैम्पलिंग यहाँ क्यों की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? डेटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है इनिशियल क्लस्टरिंग। द सैम्पल्ड डेटा पॉइंट्स आर ग्रुप्ड यूजिंग अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्रोच। अब जो भी सैम्पल्ड डेटा पॉइंट है हमारे उस बड़े डेटा सेट से, जो भी सैम्पल डेटा पॉइंट्स हमने निकाले हैं उनको हम ग्रुप करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्रोच की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। ठीक है, फॉर ईच क्लस्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स आर चूजन। अब हर एक क्लस्टर के लिए, ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट हम लोग चूज करेंगे। फिर क्या होता है? फिर श्रिंकेज होता है। द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स आर श्रंक टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर टू इंप्रूव कॉम्पैक्टनेस एंड हैंडल नॉइस। अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट हमने चूज किए हैं हर एक क्लस्टर के लिए, उन सारे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स को उनके इंडिविजुअल क्लस्टर के अंदर श्रिंक किया जाता है सेंट्रॉइड की तरफ, ताकि क्लस्टर को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया जा सके और नॉइसेस को हैंडल किया जा सके। ठीक है, देन फाइनली फाइनल क्लस्टरिंग की जाती है। क्लस्टर्स आर मर्ज्ड इटरेटिवली बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स अंटिल द डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज अचीव्ड। इसके बाद क्लस्टर को मर्ज किया जाता है इटरेटिवली, किस बेसिस पे? उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स की जो डिस्टेंसेज हैं उनके बेसिस पे, जब तक कि हमें उतने क्लस्टर्स नहीं मिल जाते जितनों की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच है जो क्योर में यूज़ की जाती है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो हैंडल क्लस्टर्स विद आर्बिट्री शेप्स एंड वेरिंग साइजेस। ऐसे क्लस्टर्स को भी ये हैंडल कर सकता है जिनके अलग अलग शेप्स होते हैं, आर्बिट्री शेप्स हो सकते हैं और जिनके साइजेस भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, रेजिलियंट टू आउटलायर्स ड्यू टू द यूज ऑफ मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। अब क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का यूज किया जाता है, इस वजह से जो भी आउटलायर्स हैं, जो भी नॉइसेज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिड्यूस हो जाती हैं और रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट होता है ये। स्केलेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स थ्रू सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग होती है, ठीक है, डेटा सैंपल लिया जाता है तो बड़े से बड़े डेटाबेस को भी ये इजीली हैंडल कर सकता है, लार्ज डेटा सेट्स को भी इजीली हैंडल कर सकता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल होता है हमारा क्योर। ठीक है,
डिसएडवांटेज क्या है? सेंसिटिव टू श्रिंकेज फैक्टर। अब श्रिंकेज फैक्टर को लेके थोड़ा सा ये सेंसिटिव होता है। द रीजन इज कि यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स की श्रिंकिंग जो हो रही है सेंट्रॉइड की तरफ, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे क्लस्टर की कॉम्पैक्टनेस में इशू आता है और वहाँ पे नॉइज को हैंडल करने में भी काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। इसलिए इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव है हमारा क्योर मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स प्री डिफाइंड इनपुट पैरामीटर्स। यहाँ पे हमें प्री डिफाइंड इनपुट पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कैमेलियन क्लस्टरिंग। इट इज एन अनदर हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम दैट डायनेमिकली अडेप्ट्स टू द डेटा सेट प्रॉपर्टीज। ये भी हमारी कह सकते हैं आपकी हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है जो क्या करती है, डेटा सेट की प्रॉपर्टी को अडेप्ट करती है और उसी के बेसिस पे काम करती है, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल मेथड्स इट यूजेस बोथ इंटरकनेक्टिविटी एंड क्लोजनेस टू मर्ज क्लस्टर्स एंश्योरिंग बेटर रिजल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड्स में होता था डिस्टेंस के बेसिस पे मर्जिंग होती थी, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ क्या इंटरकनेक्शंस हैं, ठीक है, क्लस्टर्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं, क्या उनका को रिलेशन है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पे मर्जिंग होती है क्लस्टर्स की, जिससे कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ पाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए, ठीक है। हाउ कैमेलियन वर्क्स, अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहला स्टेप है इसमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। द डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ KNN ग्राफ वेयर एजेस कनेक्ट पॉइंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज। यहाँ पे के नियरेस्ट नेबर ग्राफ का यूज किया जाता है। जो डेटा सेट होता है वो KNN ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे जो एजेस हैं हमारी वो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग। एक बार ग्राफ बन गया, फिर क्या करना है? पार्टीशनिंग करनी है। द ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल क्लस्टर्स यूजिंग अ ग्राफ पार्टीशनिंग एल्गोरिदम। अब ग्राफ पार्टीशनिंग एल्गोरिदम भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। सो ग्राफ पार्टीशनिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, इसके बेसिस पे स्मॉल क्लस्टर्स बनाए जाते हैं बहुत सारे। जो भी हमको ग्राफ अभी मिला है पिछले स्टेप से, उस ग्राफ को स्मॉल क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। किस मेथड का, किस प्रोसेस का यूज करके करते हैं? ग्राफ पार्टीशनिंग एल्गोरिदम का यूज करके, जिससे कि ग्राफ को पार्टीशंस में डिवाइड कर सकें और उससे कई सारे स्मॉल क्लस्टर्स जनरेट कर सकें, ठीक है। देन आता है क्लस्टर मर्जिंग। अब हमारे पास अलग अलग बहुत सारे स्मॉल क्लस्टर्स हो गए, अब हम क्या करेंगे? उनकी मर्जिंग करेंगे। क्लस्टर्स आर मर्ज्ड इटरेटिवली बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शंस और सिमिलैरिटीज बिटवीन द क्लस्टर्स। अब अगेन क्या कनेक्शन है, कितनी स्ट्रेंथ है कनेक्शन की, और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं क्लस्टर्स के बीच में, उनके बेसिस पे क्लस्टर्स की मर्जिंग की जाती है, ठीक है। Then the last step in this is dynamic adaptation. The merging process adapts to the shape, density and size of clusters resulting in flexible cluster structures. यहाँ पे क्या होता है, जो मर्जिंग प्रोसेस होता है वो शेप, डेंसिटी और साइज, क्लस्टर्स के जो भी शेप है, जो भी डेंसिटी है और जो भी साइज है, उसको अडेप्ट करते हुए काम करता है, जिससे कि क्लस्टर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड ऑफ द प्रोसेस वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात की जाए तो इफेक्टिव इन हैंडलिंग डेटा सेट्स विद वेरिंग डेंसिटीज एंड शेप। वही चीज़ है कि ये ऐसे डेटा सेट को भी हैंडल कर सकता है जहाँ पे डेंसिटी और शेप काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। डायनेमिकली अडेप्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा सेट ड्यूरिंग मर्जिंग। मर्जिंग के टाइम में डेटा सेट की प्रॉपर्टीज़ को डायनेमिकली अडेप्ट करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है बड़े डेटा सेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है, ठीक है। सेंसिटिव टू इनिशियल इनपुट पैरामीटर, अगेन दोनों में सेम चीज़ है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं इनपुट पैरामीटर्स के को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। सो आई होप आपको क्योर एंड कैमेलियन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टिंग एंड क्लीक। ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर के अंदर एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको भी समझेंगे। स्टिंग क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। It uses hierarchical approach to divide the data space into a grid and then perform clustering based on statistical information stored in the grids. इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी हायरार्किकल अप्रोच है बेसिकली जो क्या करती है, ओवरऑल डेटा स्पेस को छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड कर देती है, और फिर जो भी ग्रिड डिवाइड हुए हैं उन ग्रिड में जो भी स्टैटिस्टिक की इंफॉर्मेशन सेव्ड है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्लस्टरिंग परफॉर्म करती है, ठीक है। तो स्टिंग का यही काम होता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग, इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगेन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एक हायरार्किकल एल्गोरिदम के बेसिस पे काम करती है। सबसे पहली चीज़ हायरार्किकल अप्रोच है, ठीक है, जो क्या करती है, जो भी डेटा स्पेस है उसको ग्रिड में डिवाइड कर देती है, और फिर ग्रिड में जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्लस्टरिंग
परफॉर्म करती है, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा हाउ स्टिंग वर्क्स, कैसे काम करता है स्टिंग। सबसे पहले ग्रिड क्रिएशन होता है, ठीक है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, जिसकी जैसे कि प्रीवियस में भी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ही हमारा प्रोसेस में भी आया है, तो अगेन यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो ही आपको प्रोसेस में देखने को मिलेगा। तो ग्रिड क्रिएशन सबसे पहला प्रोसेस, हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करके डेटा स्पेस के ग्रिड बनाने हैं। डेटा स्पेस इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड एंड इट्स ईच सेल रिप्रेजेंट रीजन ऑफ डेटा स्पेस। ये जो है डेटा स्पेस को ग्रिड में डिवाइड कर देता है, और ग्रिड की हर एक जो सेल है, पर्टिकुलर सेल, वो एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है किसी भी एक डेटा स्पेस के अंदर, ठीक है। ग्रिड मिल गया। अब क्या कर चाहिए हमको, अब चाहिए हमको स्टैटिस्टिकल समरीज, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो भी है वो चाहिए हमको। तो ईच सेल स्टोर स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ डेटा पॉइंट सच एज मीन, वेरिएंस, मिनिमम, मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ पॉइंट। हर एक सेल में हमारी स्टैटिस्टिकल समरी या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है डेटा पॉइंट्स की, जैसे कि मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, या मिनिमम मैक्सिमम हो गया, ये सारी चीज़ें, या नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे कितने हैं उस पर्टिकुलर सेल में, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें सेव्ड होती है। फिर होती है हायरार्किकल प्रोसेसिंग। Queries are answered by aggregating information from cells at higher level in the grid hierarchy। मतलब जो भी यहाँ पे हमारी ग्रिड हायरार्की एक बनी है, ठीक है, जो भी ग्रिड को डिवाइड किया हमने, तो जो ग्रिड की एक हायरार्की बनी, उस ग्रिड हायरार्की में जो भी हमको ग्रिड्स की इंफॉर्मेशन मिली है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को हम एग्रीगेट करेंगे। देन जो भी क्वेरीज होंगी वो हर एक सेल के जो भी एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी ग्रिड हायरार्की में हायर लेवल्स हैं वहाँ पे आंसर करी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लस्टर फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लस्टर्स। मतलब कि अब जो भी स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड्स आए हैं हमारे पास, उनके बेसिस पे सेल्स को ग्रुप कर दिया जाएगा क्लस्टर्स में, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा काम हो गया स्टिंग का, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग, इसीलिए इसको ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग बोला जाता है। एडवांटेज की बात की जाए तो एफिशिएंट ड्यू टू स्टैटिस्टिकल समरीज, एफिशिएंट होता है क्योंकि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्केलेबल होता है लार्ज डेटा सेट्स के लिए, फ्लेक्सिबल फॉर बोथ न्यूमेरिक एंड कैटेगोरिकल डेटा। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो क्लस्टरिंग क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द ग्रिड कैपेसिटी। क्लस्टरिंग की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, ग्रिड की कैपेसिटी पे। मे फेल टू डिटेक्ट आर्बिट्ररी शेप्ड क्लस्टर्स, शायद ये एल्गोरिदम कहीं पे फेल हो सकती है। तो अरबैट जहाँ पे भी शेप्स वेरी करते हैं, ठीक है, क्लस्टर्स के शेप्स जहाँ पे भी वेरी करते हैं, उनको डिटेक्ट करने में ये फेल हो सकती है। कई बार नहीं होती है बट हो सकती है, ठीक है। क्लीक की बात करें तो क्लीक का फुल फॉर्म है हमारे पास क्लस्टरिंग इन क्वेस्ट, ठीक है। तो क्लीक हमने ऑलरेडी पहले भी एक बार पढ़ा था प्रीवियस सेमेस्टर में आई गेस, बट यहाँ पे दोबारा से हम क्लिक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ डेंसिटी बेस्ड सब स्पेस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम दैट आइडेंटिफाइज डेंस रीजन इन हाई डायमेंशनल डेटा बाय कंबाइनिंग ग्रिड बेस्ड एंड डेंसिटी बेस्ड मेथड्स। जो भी हमने ग्रिड बेस्ड मेथड पढ़े, जो भी हमने डेंसिटी बेस्ड मेथड पढ़े, ठीक है। तो ग्रिड बेस्ड हमारा कौन सा था, यही था अभी जो इसके पहले हमने पढ़ा स्टिंग, ठीक है, ये हमारा ग्रिड बेस्ड था। डेंसिटी बेस्ड में हमने डीबी स्कैन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो ये मेथड्स क्या होते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ा था। तो ये मेथड्स क्या है, इनको कंबाइन करता है, ठीक है। क्लिक का काम क्या होता है, इन मेथड्स को कंबाइन करना। ये बेसिकली एक डेंसिटी बेस्ड सब स्पेस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ही है, ठीक है, जो क्या करती है, डेंस रीजन को आइडेंटिफाई करती है किसी भी हाई डायमेंशनल डेटा में, ठीक है। और ग्रिड बेस्ड और डेंसिटी बेस्ड जो मेथड्स हैं, इनको कंबाइन करके इनका यूज़ करती है आइडेंटिफिकेशन में, ठीक। ईजिली अगर मैं इस डेफिनेशन को आपको समझाऊं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी ग्रिड बेस्ड और डेंसिटी बेस्ड मेथडोलॉजीज हैं, इनको कंबाइन करके किसी भी हाई डायमेंशनल डेटा के अंदर डेंस रीजन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है क्लिक, ठीक है। क्लिक काम कैसे करता है अब ये देखते हैं। सबसे पहले ग्रिड पार्टीशनिंग होती है क्लिक में भी, ठीक है। ग्रिड पार्टीशनिंग मतलब द डेटा स्पेस इज डिवाइडेड इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ इक्वल साइज ग्रिड सेल्स, ठीक है। तो डेटा जो बड़ा डेटा स्पेस है उसको हम इक्वल साइज ग्रिड सेल्स में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आएगा सब स्पेस आइडेंटिफिकेशन। डेंस रीजन आर आइडेंटिफाइड इन द लोअर डायमेंशनल सब स्पेसेस फर्स्ट। सबसे पहले हायर डायमेंशन पे नहीं जाएगा ये, सबसे पहले जो भी लो डायमेंशन सब स्पेसेस हैं वहाँ पे डेंस रीजन को आइडेंटिफाई करता है। एक बार वो आइडेंटिफाई हो गया, देन कंबाइंस डेंस सेल्स अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन टू फॉर्म हायर डायमेंशनल क्लस्टर्स। अब ये जितनी भी डेंस सेल्स हैं इनको कंबाइन करेगा मल्टीपल डायमेंशंस में, ताकि हायर डायमेंशनल क्लस्टर्स को फॉर्म किया जा सके, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप है क्लस्टर फॉर्मेशन। डेंस रीजन आर मर्ज्ड टू फॉर्म क्लस्टर्स बाय एनालाइजिंग देयर कनेक्टिविटी इन द सबस्पेस। जो पॉइंट यहाँ पे आपने पढ़ा था वही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जो भी डेंस रीजन है इनको मर्ज किया जाता है क्लस्टर्स बनाने के लिए बाय एनालाइजिंग देयर कनेक्टिविटी इन द सबस्पेसेस। मतलब सब स्पेसेस में क्या हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये एनालाइज करने के बाद हम डेंस रीजन को मर्ज करते हैं और क्लस्टर्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स कैन ओवरलैप इन हायर डायमेंशंस। हायर डायमेंशंस में कई बार यहाँ पे क्लस्टर्स में ओवरलैपिंग हो जाती है। तो 3 ये मेजर स्टेप्स हैं जो हमारे क्लिक के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एडवांटेज की बात की जाए क्लिक के, तो सूटेबल फॉर हाई डायमेंशनल डेटा, ये हाई डायमेंशनल डेटा के साथ इजीली प्रोसेसिंग कर सकता है। स्केलेबल ड्यू टू ग्रिड बेस्ड अप्रोच, ग्रिड बेस्ड है तो स्केलेबल भी है। ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज रिलेवेंट डायमेंशन फॉर क्लस्टरिंग, ऑटोमेटिकली इसको समझ आ जाता है कि कौन सी डायमेंशन हमें यूज़ करनी है क्लस्टरिंग के लिए और कौन सी डायमेंशंस ऐसी हैं जो रिलेवेंट नहीं है, जिनका हम यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सेंसिटिव टू ग्रिड साइज, ग्रिड साइज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ पे मे जनरेट ओवरलैपिंग क्लस्टर रीडिंग टू एम्बिगुटी। अब जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा क्लस्टर्स कई बार ओवरलैप कर जाते हैं हायर डायमेंशन में, तो इस केस में काफ़ी बार एम्बिगुटी हो जाती है, यानी एम्बिगुअस हो जाता है हमारा जो भी मॉडल है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लिक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस फॉर क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के अंदर क्या क्या स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस हैं वो हम देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ने वाले हैं हम ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक चला जाएगा फिर। इट यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स टू ग्रुप डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन अंडरलाइंग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो क्लस्टरिंग में होती हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स का यूज़ करती हैं ताकि जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको ग्रुप किया जा सके अंडरलाइन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे। इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन सिनारियोज वेयर क्लस्टर ओवरलैप और डेटा हैज़ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। ये बेसिकली इफेक्टिव होता है ऐसे सिनारियोज में जहाँ पे क्लस्टर जो हैं एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हों या फिर डेटा में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बन रहे हों। ठीक है, की अप्रोचेस की बात की जाए तो गॉसियन मैट्रिक्स मॉडल यानी कि जीएमएम और डिरिचलेट प्रोसेस क्लस्टरिंग, ये दो मेन ऐसी अप्रोचेस हैं जो हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्लस्टरिंग के लिए। ठीक है, गॉसियन मिक्सचर मॉडल में क्या होता है, क्लस्टर्स आर मॉडल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्लस्टर को यहाँ पे मॉडल किया जाता है। फ्लेक्सिबल फॉर इलिप्टिकल क्लस्टर्स एंड ओवरलैपिंग डेटा पॉइंट्स। सो बेसिकली ये हमारे इलिप्टिकल जितने भी क्लस्टर्स होते हैं, इलिप्टिकल शेप में जो भी क्लस्टर्स होते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल होता है, या फिर ओवरलैपिंग डेटा पॉइंट्स जो होते हैं क्लस्टर्स के अंदर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है डिरिचलेट प्रोसेस क्लस्टरिंग, डायनामिक डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। मतलब कि जो भी नंबर ऑफ क्लस्टर्स प्रेजेंट हैं हमारे, उनकी जो डिटर्मिनेशन है यानी उनको डिफाइन करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक कर देता है। ये सूटेबल फॉर स्पार्स और इवोल्विंग डेटा सेट, जो भी हमारे स्पार्स या फिर इवोल्विंग डेटा सेट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है डिरिचलेट प्रोसेस क्लस्टरिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायसियन क्लस्टरिंग के बारे में। इनकॉर्पोरेट प्रायर नॉलेज एंड अडेप्ट एज डेटा इंक्रीजेज। ये जो है प्रायर नॉलेज को इंक्लूड करता है, यूज़ करता है, और डेटा जैसे जैसे कि इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे अडेप्ट करता जाता है प्रायर नॉलेज को। ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज करता जाता है। आइडियल फॉर हायरार्किकल और अनसर्टेन डेटा स्ट्रक्चर्स। ये हमारा हायरार्किकल या फिर अनसर्टेन डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है हिडन मार्कोव मॉडल यानी कि HMMs। अब HMM क्या करते हैं, क्लस्टर सीक्वेंशियल डेटा यूजिंग हिडन स्टेट्स। मतलब कि जो भी हमारे सीक्वेंशियल डेटा है इनको क्लस्टर करता है हिडन स्टेट्स का यूज़ करके। इफेक्टिव फॉर टाइम सीरीज और टेम्पोरल पैटर्न। जो भी टाइम सीरीज के बेसिस पे एनालिसिस की जाती हैं, जो भी टेम्पोरल पैटर्न्स के बेसिस पे एनालिसिस की जाती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है हिडन मार्कोव मॉडल को। एडवांटेज की बात की जाए तो कैप्चर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड ओवरलैप्स, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल फॉर वेरियस डेटा टाइप्स। यानी कि जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज हैं, जो भी हम क्लस्टरिंग के लिए स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज यूज़ करते हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। जहाँ पे डेटा पॉइंट्स की ओवरलैपिंग होती है या क्लस्टर्स की ओवरलैपिंग होती है, उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं ज़्यादातर डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात की जाए तो कस्टमर सेगमेंटेशन, ब्रेन इन्फॉर्मेटिक्स, फाइनेंस, स्पीच रिकॉग्निशन, ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ किया बेसिकली जहाँ पे स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है क्लस्टरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज एसोसिएशन रूल इन क्लस्टरिंग। ओके, सो एसोसिएशन रूल्स की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन रूल माइनिंग आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन लार्ज डेटा सेट। एसोसिएशन रूल्स का काम क्या होता है,
बेसिकली एसोसिएशन रूल माइनिंग आइडेंटिफाई करती है रिलेशनशिप्स आइटम्स के बीच में किसी भी एक बड़े डेटा सेट के अंदर, ठीक है। इन क्लस्टरिंग दीज रूल हेल्प्स अनकवर हिडन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स विद इन ग्रुप्ड डेटा। किसी भी ग्रुप्ड डेटा के अंदर, ठीक है, अगर हम क्लस्टरिंग की बात करें तो किसी भी ग्रुप्ड डेटा के अंदर ये रूल्स जो एसोसिएशन रूल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हिडन पैटर्न्स को अनकवर करने में और रिलेशनशिप दिखाने में डेटा के बीच में, ठीक है। सो इसीलिए हम एसोसिएशन रूल माइनिंग का यूज करते हैं। की मैट्रिसेस की बात की जाए तो सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट, ये 3 की मैट्रिक्स हैं हमारी एसोसिएशन रूल्स में। सपोर्ट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम सेट इन द डेटा सेट। डेटा सेट में आइटम कितनी बार कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है आइटम सेट की, ये बताता है सपोर्ट। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस, लाइक्लीहुड ऑफ बी गिवन ए। अगर ए गिवन है तो एक बी कितना ज़्यादा रिलेट कर रहा है ए से, यानी बी का लाइक्लीहुड क्या है ए के साथ, ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आता है लिफ्ट, मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ रूल कंपेयर्ड टू रैंडम चांस। किसी भी रैंडम चांस के कंपैरिजन में रूल की क्या स्ट्रेंथ है उसका जो मेजर होता है वो लिफ्ट से पता चलता है हमें, ठीक है। लार्ज आइटम सेट इन एसोसिएशन रूल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एसोसिएशन रूल माइनिंग की डेफिनेशन एक बार नहीं आएगी एग्जाम में, चलेगा, बट ये ऐसा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। लार्ज आइटम सेट इन एसोसिएशन रूल्स, लार्ज आइटम सेट्स होते क्या हैं एसोसिएशन रूल्स में, ठीक है। लार्ज आइटम सेट्स आर ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट अपीयर्स टुगेदर फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट एक्सीडिंग अ प्री डिफाइंड सपोर्ट थ्रेशोल्ड, ठीक है। सपोर्ट का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो आइटम सेट की होनी चाहिए डेटा सेट में, ठीक है, या वो फ्रीक्वेंसी जो आइटम सेट की होती है डेटा सेट में। अब एक थ्रेशोल्ड होता है कि हाँ इतने बार से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती किसी आइटम सेट की। तो ऐसे आइटम सेट, ठीक है, या लार्ज आइटम सेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं ऐसे आइटम्स के जो टुगेदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो एक साथ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा सेट में अपीयर होते हैं, जो कि प्री डिफाइंड सपोर्ट थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा अमाउंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि हमारी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 टाइम्स, ठीक है, मान लेते हैं 5 काउंट में 1 2 3 4 5 काउंट में जो 2 है वो सिर्फ एक बार आ सकता है, ठीक है। बट जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि 2 वहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा थ्रेशोल्ड था उससे ज़्यादा बार 2 की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो ऐसे आइटम्स जिनका ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे आइटम्स का ग्रुप जो एक साथ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं डेटा सेट के अंदर प्री डिफाइंड सपोर्ट थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा, उनको हम लार्ज आइटम सेट्स बोलते हैं, ठीक है। दे फॉर्म द बेसिस फॉर जनरेटिंग मीनिंगफुल एंड रिलायबल रूल्स। तो बेसिकली जो भी मीनिंगफुल और रिलायबल रूल्स बनते हैं उनका बेसिस जनरेट करने का काम करते हैं लार्ज आइटम सेट्स, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई लार्ज आइटम सेट्स, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं लार्ज आइटम सेट्स को। जनरेट कैंडिडेट आइटम सेट, सबसे पहली चीज कैंडिडेट आइटम सेट जनरेट करना, सबसे पहला स्टेप। स्टार्ट विद अ सिंगल आइटम एंड इंटरएटिवली कंबाइन देम टू फॉर्म लार्जर आइटम सेट। सबसे पहले एक सिंगल आइटम से स्टार्ट करना है और फिर उन्हें कंबाइन करते जाना है लार्ज आइटम सेट क्रिएट करने के लिए। प्रून लो सपोर्ट आइटम सेट, रिमूव आइटम सेट दैट डू नॉट मीट द सपोर्ट थ्रेशोल्ड। अब सपोर्ट में अगर हमारा 1 है तो एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए, अगर एक बार भी नहीं आ रहा है तो उन आइटम सेट्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। इटरेट अंटिल मैक्सिमम साइज, कब तक इटरेट करना है, जब तक मैक्सिमम साइज नहीं हो जाता। कंटिन्यू जनरेटिंग लार्जर आइटम सेट्स अंटिल नो मोर फ्रीक्वेंट आइटम सेट कैन बी फॉर्म। लार्ज आइटम सेट्स हमें तब तक जनरेट करते जाना है जब तक कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फॉर्म ना किए जा सके फर्दर, ठीक है। बेसिक एल्गोरिथम्स जो हमारी यूज होती हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग में वो क्या है, ए प्रायरी एल्गोरिथम, एफपी एल्गोरिथम, ठीक है। ए प्रायरी एल्गोरिथम की वर्किंग की अगर बात करूँ, देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं ए प्रायरी और एफपी एल्गोरिथम, यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा जैसे क्या वर्किंग होती है, बेसिक वर्किंग एकदम, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगर आपको एकदम डेप्थ में जानना है कि ए प्रायरी एल्गोरिथम क्या होती है, एफपी यानी कि फ्रीक्वेंट पैटर्न एल्गोरिथम क्या होती है, तो इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी ए प्रायरी एल्गोरिथम की वर्किंग की बात की जाए तो इटरेटिवली जनरेट आइटम सेट ऑफ इंक्रीजिंग साइज, ये क्या करता है, आइटम सेट्स जनरेट करता है इंक्रीजिंग साइज में इटरेटिवली, ठीक है। प्रून्स आइटम सेट्स दैट डू नॉट मीट द सपोर्ट थ्रेशोल्ड, और ऐसे आइटम सेट्स को ये प्रून भी करता जाता है यानी रिमूव भी करता जाता है जो कि सपोर्ट थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं होते। एडवांटेजेस की बात की जाए तो सिंपल एंड इंट्यूटिव, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है और इंट्यूटिव होता है हमारा प्रायरी एल्गोरिथम। रिड्यूसेस द सर्च स्पेसेस यूजिंग द डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो सर्च स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फॉर लार्ज डेटा सेट्स, बड़े डेटा सेट्स के लिए थोड़ा सा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है प्रायरी एल्गोरिथम। जनरेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट आइटम सेट्स लीडिंग टू मेमोरी एंड टाइम एफिशिएंसी, यानी कि
अब कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव का मतलब ही है कि मेमोरी और टाइम एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, यानी कि इनएफिशिएंसी बढ़ा देगा। जनरेट द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट आइटम सेट, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आइटम सेट्स को भी जनरेट करने का काम करता है प्रायरी एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा एफपी यानी कि फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ। बिल्ड्स अ कॉम्पैक्ट एफपी ट्री स्ट्रक्चर टू स्टोर फ्रीक्वेंट पैटर्न, एक कॉम्पैक्ट एफपी यानी कि फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री स्ट्रक्चर बनाता है जिससे कि जो भी फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हों उनको स्टोर किया जा सके, ठीक है। माइंस फ्रीक्वेंट आइटम सेट डायरेक्टली फ्रॉम द ट्री विदाउट कैंडिडेट जनरेशन, यहाँ पे कैंडिडेट जनरेशन नहीं होता एफपी ग्रोथ के अंदर। ये जो एल्गोरिदम है ये कैंडिडेट जनरेशन नहीं करती, ये डायरेक्टली आइटम सेट, जो भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हैं उनको माइन कर लेती है ट्री से, ठीक है, क्योंकि ये एफपी ट्री क्रिएट कर रही है। इस एफपी ट्री के अंदर वो आइटम सेट भी हैं जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो वहां से इसको माइन कर लेती है। एडवांटेज की बात की जाए, फास्टर एंड मोर मेमोरी एफिशिएंट, फास्टर होती है, ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होती है। अवॉइड जनरेटिंग कैंडिडेट आइटम सेट, यहाँ पे कैंडिडेट आइटम सेट जनरेट नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ट्री कंस्ट्रक्शन कैन बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ट्री कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। परफॉर्मेंस डिग्रेड इफ डेटा डज नॉट फिट इनटू मेमोरी, अगर डेटा हमारा मेमोरी के अंदर फिट नहीं होता तो उस केस में परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है, बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल एल्गोरिदम के बारे में। सो इसका भी यूज एसोसिएशन रूल माइनिंग में किया जाता है। एल्गोरिदम्स लाइक पैरेलल ए प्रायरी एंड मैप रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूट द कंप्यूटेशन अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर और नोड्स। अब पैरेलल एल्गोरिदम या डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम का सिंपल सा मतलब ये है कि ये हमारी जैसे कि पैरेलल ए प्रायरी की बात कर लें या फिर मैप रिड्यूस की बात कर लें, तो ये एल्गोरिदम्स किस लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि जो भी कंप्यूटेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके मल्टीपल प्रोसेसर्स में या मल्टीपल नोड्स में। तो अब देखो डिफरेंस क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर मतलब सिंगल सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल नोड्स का मतलब है कि मल्टीपल सिस्टम यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे भी काम हो सकता है, ठीक है। तो एडवांटेज की अगर बात की जाए तो स्केलेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, जहाँ पे बहुत बड़े डेटा सेट होते हैं वहाँ पे आपको जनरली ही पता होगा कि जहाँ पे बड़ा डेटा सेट होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, या पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। रिड्यूसेस कंप्यूटेशन टाइम थ्रू पैरेलल प्रोसेसिंग, सीधी सी बात है, अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज़ करोगे तो कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर एफिशिएंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स, प्रोसेसर्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए और एफिशिएंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि एक प्रोसेसर पे लोड बहुत ज़्यादा हो और एक प्रोसेसर पे बिल्कुल भी लोड ना हो, तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम, मेमोरी और आप कह सकते हो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज विद द डेटा साइज एंड आर्किटेक्चर, इम्प्लीमेंट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी डेटा साइज के बेसिस पे और सिस्टम के आर्किटेक्चर के बेसिस पे। अगर डेटा बहुत ज़्यादा वास्ट है तो उस केस में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है, जो डेटा जब बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड या पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटेशनली बहुत इनएक्सपेंसिव हो जाता है उस केस में, ठीक है। जेनेटिक एल्गोरिदम्स की अगर बात की जाए तो यूजेस इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज टू जनरेट एसोसिएशन रूल्स बाय ऑप्टिमाइजिंग अ फिटनेस फंक्शन, ठीक है। तो जेनेटिक एल्गोरिदम हमेशा से फिटनेस फंक्शन के बेसिस पे ही काम करती हैं, तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से जो भी इनकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज हैं बेसिकली, उनका यूज़ किया जाता है जनरेट करने के लिए एसोसिएशन रूल्स को बाय ऑप्टिमाइजिंग अ फिटनेस फंक्शन, यानी कि किसी एक फिटनेस फंक्शन के बेसिस पे या उसको ऑप्टिमाइज करके। एडवांटेज की बात की जाए तो सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट विद ओवरलैपिंग पैटर्न्स, कैन डिस्कवर नॉन ऑब्वियस पैटर्न, यहाँ पे ऐसे भी पैटर्न डिस्कवर किए जा सकते हैं जो जनरली नहीं होते अकर, ठीक है। सूटेबल होता है कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए, ओवरलैपिंग पैटर्न्स के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो कंप्यूटेशनली काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं जेनेटिक एल्गोरिदम्स। रिजल्ट कैन बी इनकंसिस्टेंट डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर सेटिंग, पैरामीटर की क्या सेटिंग है उसके बेसिस पे कई बार रिजल्ट वेरी कर सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली बात हो गई एसोसिएशन रूल माइनिंग की। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूरल नेटवर्क अप्रोच। आई होप आप सबने न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप सीएस के हो, आप डेटा साइंस के हो, आप मशीन लर्निंग के हो, आपने आपने 2-3 सब्जेक्ट्स डेफिनेटली ऐसे पढ़े होंगे जो न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे थे, ठीक है। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में कैसे यूज़ है वो मैं बता दूंगा। बाकी एग्जाम में आपको पता है, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, आपको लेयर्स को एक्सप्लेन करना है, आप सब कुछ कर सकते हो, टाइप्स बताने हैं वो भी बता सकते हो, ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है। Okay, these are widely used in data mining tasks like classification and clustering due to their ability to model complex patterns in data.
आपने एक लाइन सुनी होगी, न्यूरल नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर। ठीक है, यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम है जिसके अंदर हमारे जो पैरामीटर्स हैं, इनपुट लेयर्स, बेसिकली इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स, हिडन लेयर्स और जो हमारी आउटपुट लेयर है, अगर हमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएं जो रिक्वायर्ड हैं, हमारे पास आउटपुट लेयर हो, हमारे पास इनपुट लेयर हो, हमारे पास प्रॉपर वेट हो, एक न्यूरल नेटवर्क हो बेसिकली प्रॉपर, तो हम दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर भी कहा जाता है। ठीक है, सो यही एक रीज़न है कि हर जगह पे न्यूरल नेटवर्क का यूज़ हो रहा है आज की डेट में। ओके, तो अभी टॉपिक पे आते हैं। दीज आर वाइडली यूज्ड इन डेटा माइनिंग टास्क। डेटा माइनिंग टास्क की अगर बात की जाए कि डेटा माइनिंग में न्यूरल नेटवर्क्स का क्या यूज़ है, तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के लिए मोस्टली इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में काफ़ी अच्छी एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को एनालाइज करने की या मॉडल करने की। ठीक है, इट यूजेस इनपुट लेयर्स, जो बेसिकली इनपुट लेयर हमारी फीचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हिडन लेयर्स ट्रांसफॉर्म इनपुट फीचर्स इनटू हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन। हिडन लेयर्स का काम क्या होता है? जो भी इनपुट फीचर्स हैं हमारे, उनको हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करना। एंड आउटपुट लेयर टू प्रोड्यूस क्लास प्रोबेबिलिटीज, जो भी हमारे फाइनल आउटपुट्स आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, उनको प्रेजेंट या प्रोड्यूस करने का काम करती है आउटपुट लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम भी बना सकते हो इसका, इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर्स, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एस्पेक्ट्स की, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में किस तरीके से काम करता है हमारा न्यूरल नेटवर्क, तो सबसे पहले डेटा रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्लासिफिकेशन में हम लेबल्ड डेटा यूज करते हैं और क्लस्टरिंग में अनलेबल्ड डेटा का हम यूज करते हैं। आउटपुट की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन में प्रिडिक्ट क्लास लेबल्स, क्लास के लेबल्स को प्रिडिक्ट करता है। क्लस्टरिंग में क्या करता है? ग्रुप्स या फिर सिमिलर डेटा पॉइंट्स के क्लस्टर्स को फॉर्म करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लासिफिकेशन में फ्रॉड डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, या एप्लीकेशंस में आप मेंशन कर सकते हो इनको। क्लस्टरिंग में कस्टमर सेगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन, इसके लिए यूज़ किया जाता है न्यूरल नेटवर्क्स को। एल्गोरिदम्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन में एफएनएन, सीएनएन और आरएनएन। ठीक है, ये बेसिकली 3 मेजर एल्गोरिदम्स हैं जिसके अंदर जिसकी यूज़ करके क्लासिफिकेशन होता है, जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। क्लस्टरिंग में न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है ऑटो एनकोडर्स के फॉर्म में, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, एसओपीस के, एसओएम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, लर्निंग टाइप की अगर बात की जाए तो क्लासिफिकेशन हमारी सुपरवाइज लर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पे लेबल्ड डेटा दिया जाता है। क्लस्टरिंग हमारी अनसुपरवाइज्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा प्रेजेंट होता है। तो न्यूरल नेटवर्क इसी बेसिस पे काम करता है, क्लासिफिकेशन में भी और क्लस्टरिंग में भी। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे टॉपिक्स यूनिट 4 के हम कवर कर चुके हैं फाइनली। यूनिट 5 बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी आपके एल्गोरिदम्स हैं, ए प्रायरी और एफपी जो मैंने कहा आपको, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।